Hello viewers, welcome to our YouTube channel Agrawal Guidance. In today's lecture we will discuss about the term production concept. देखिए प्रोडक्शन से मतलब है प्रोडक्शन और प्रोडक्शन से मतलब है कि हाउ द इनपुट्स आर कन्वर्टेड इनटू आउटपुट। तो इनपुट में हम क्या बात करते हैं, जैसे कोई भी मैन मशीन मटेरियल किसी भी प्रोसेस और कन्वर्जन के थ्रू जब आउटपुट में कन्वर्ट होता है तो वहां गुड्स एंड सर्विसेज रिसीव होती हैं। तो इसी प्रोसेस को हम प्रोडक्शन बोलते हैं। और यहाँ इकोनॉमिक्स टर्म्स में अगर हम बात करें या नॉर्मल टर्म में भी बात करें तो द अमाउंट ऑफ समथिंग दैट इज मेड और ग्रोन, कोई भी चीज जो बनाई जा रही है या क्रिएट की जा रही है उसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन बोलते हैं। प्रोडक्शन इज द प्रोसेस वेयर बाय इनपुट्स आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू आउटपुट्स। प्रोडक्शन क्या है, एक प्रोसेस है जहां इनपुट ट्रांसफॉर्म किए जाते हैं आउटपुट में। उसके बाद हम देखते हैं प्रोडक्शन इन्वॉल्व्स अ सीरीज ऑफ एक्टिविटीज that convert the input into outputs that people can use for the fulfillment of their needs। इसका मतलब क्या है कि प्रोडक्शन क्या है, प्रोडक्शन एक सीरीज ऑफ एक्टिविटीज है जिसके थ्रू इनपुट्स को कन्वर्ट किया जाता है आउटपुट में। किस लिए, जिससे जो पीपल लोग हैं वो क्या कर सकें, अपनी नीड्स को फुलफिल कर सकें। तो ये प्रोडक्शन बेसिकली क्या है, प्रोडक्शन एक एक्टिविटी है इनपुट्स को आउटपुट में कन्वर्ट करने की। आप देखिए मार्केट में जितने भी टाइप के प्रोडक्ट देखते हैं वो कहीं ना किसी तरीके से प्रोड्यूस किए जा रहे हैं। कोई ना कोई प्रोड्यूसर, कोई ना कोई मैन्युफैक्चरर, कोई ना कोई कंपनी उसको प्रोड्यूस कर रही है। तो जो प्रोड्यूस कंपनी कर रही है, जिस प्रोसेस के थ्रू कर रही है, उसी को हम प्रोडक्शन बोलते हैं। आप किसी भी प्रोडक्ट का एग्जांपल ले लीजिए जो आपको विजिबल हो, आप जो डेली यूज करते हैं, वो कोई ना कोई कंपनी प्रोड्यूस कर रही है, तो उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन बोलते हैं। उसके बाद प्रोडक्शन फंक्शन की बात करते हैं। प्रोडक्शन फंक्शन क्या है, इन द वर्ड्स ऑफ वेटसन, वेटसन ने किस तरीके से एक्सप्लेन किया, प्रोडक्शन फंक्शन इज द रिलेशनशिप बिटवीन अ फर्म्स प्रोडक्शन दैट इज आउटपुट एंड द मटीरियल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दैट इज इनपुट। प्रोडक्शन फंक्शन क्या है, इन ऑथर के अकॉर्डिंग, वेटसन के अकॉर्डिंग, रिलेशनशिप है किसके बीच में, फर्म्स प्रोडक्शन आउटपुट के बीच में और मटेरियल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इनपुट के बीच में। देखिए कितना इनपुट आपने यूज करा और उसका आउटपुट में क्या गुड्स एंड सर्विसेज मिले, इसमें जो भी प्रोसेस इन्वॉल्व होता है, जो भी फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, वहां पे हम बात करते हैं प्रोडक्शन फंक्शन की। तो यहाँ पे कुछ फैक्टर्स आ रहे हैं, जैसे यहाँ लिखा हुआ P इक्वल टू F ब्रैकेट में ABCD। इसका क्या मतलब है कि यहाँ P से मतलब है आउटपुट ऑफ गुड्स और सर्विसेज और ABCD से मतलब है डिफरेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अब डिफरेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन समझिएगा, जैसे ABCD से मतलब है, A का मतलब कोई मशीनरी हो गई, B का मतलब कोई उसका रॉ मटेरियल हो गया, C का मतलब कोई मशीनरी का पार्ट हो गया, D का मतलब बिल्डिंग हो गई। तो जितने भी फैक्टर मतलब जिन जिन से मिलके प्रोडक्शन हो रहा है वो सारे उनको बोलते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो ये ABCD उसी चीज को इंडिकेट कर रहे हैं। उसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन की। जो टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन है वो किस किस टाइप के हो सकते हैं, तो मेनली दो कैटेगरी आती हैं, एक शॉर्ट रन और एक लॉन्ग रन। तो अभी पहले हम शॉर्ट रन की बात करेंगे। देखिए थोड़ा सा समझ के चलिएगा, शॉर्ट रन से क्या मतलब है, शॉर्ट ड्यूरेशन। तो इसमें लिखा हुआ है इन द शॉर्ट रन फॉर इंक्रीजिंग द आउटपुट इट इज पॉसिबल टू इंक्रीज द क्वांटिटीज ऑफ वन इनपुट व्हाइल कीपिंग द क्वांटिटीज ऑफ अदर इनपुट्स कांस्टेंट। इसका पता है क्या मतलब है, इसका मतलब है कि अगर किसी कंपनी को अपना आउटपुट बढ़ाना है, अपना प्रोडक्शन बढ़ाना है, तो और शॉर्ट रन के लिए बढ़ाना है, तो कंपनी क्या करती है कि अपने एक इनपुट फैक्टर को, इनपुट फैक्टर क्या होते हैं, मैन मशीन मटीरियल, मैन से मतलब है मैन पावर। तो वो क्या कंपनी क्या करती है शॉर्ट रन के लिए कि सिर्फ मैन पावर को बढ़ा देती है, बाकी सारी चीजों को कांस्टेंट कर देती है। जैसे कि आपकी मशीनरी है वो कांस्टेंट, आपकी बिल्डिंग है वो कांस्टेंट, और सिर्फ लेबर को बढ़ा देगी। तो इसका क्या इंपैक्ट आता है, थर्ड लाइन में लास्ट से देखिएगा, व्हेन अ प्रोड्यूसर ब्रिंग्स अ चेंज इन हिज प्रोडक्शन बाय चेंजिंग ओनली वन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट देन दिस रिजल्ट इन चेंज इन द प्रोपोर्शन ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो इसको हम क्या बोलते हैं, चेंज इन द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। दिस प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप, ये जो प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप है बिटवीन प्रोडक्शन आउटपुट एंड द फैक्टर प्रोडक्शन इनपुट इज रेफर्ड टू एज, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोडक्शन, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। ये बेसिकली ये दो वर्ड देख रहे हो, ये पूरे पूरे एज ए टॉपिक हम अभी आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो उसके बाद आता है लॉन्ग रन।
आप पहले एक एग्जांपल से समझिएगा कि अगर किसी कंपनी को ये लगता है कि उसको जो ऑर्डर मिल रहा है ये लॉन्ग रन के लिए रेगुलर बेसिस पे मिलेगा, तो कंपनी क्या एक इनपुट को चेंज करेगी? नहीं, कंपनी अपने सारे फैक्टर प्रोडक्शन को चेंज करेगी, वहां मैन भी, मशीन भी, मटेरियल भी, और हो सकता है बिल्डिंग भी चेंज करे, हो सकता है मतलब एक्सपेंड करे, हो सकता है मशीनरी भी एक्सपेंड करे। तो वही चीज इसमें मेंशन है, पढ़िएगा, इन द लॉन्ग रन इट इज पॉसिबल फॉर अ फर्म टू चेंज all inputs up or down in accordance with its scale. Thus, when a producer changes all the factor of production in the same proportion, the proportional relationship between production and factor of production is referred to as law of returns to scale. जब इसका मतलब है जब कोई भी कंपनी सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को चेंज करती है आउटपुट में चेंज करने के लिए, तो उस टर्म को हम कहते हैं लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। तो ये दो मेन इंपॉर्टेंट टर्म है, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन। अब इनको वन बाय वन हम एक्सप्लेन करेंगे। तो शॉर्ट रन में पहले वाले टॉपिक को हम कंसिडर करेंगे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोडक्शन और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। तो देखिए, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न ये क्या कहता है, इसको थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे हम। इसमें जो चीज मैंने वहां पे ब्रीफ में एक्सप्लेन करी थी अभी, वही चीज यहां मेंशन है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, व्हेन द क्वांटिटी ऑफ अ वेरिएबल फैक्टर दैट इज लेबर इज इंक्रीज्ड बाय इक्वल डोजेस कीपिंग द क्वांटिटीज ऑफ अदर फैक्टर लैंड एंड कैपिटल कांस्टेंट, देन एट फर्स्ट टोटल प्रोडक्शन इंक्रीजेस मोर देन प्रोपोर्शनेटली, देन इक्वी प्रोपोर्शनेटली, फाइनली लेस देन प्रोपोर्शनेटली। द लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन इज ऑल्सो नोन एज द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। अब इसका मतलब समझिएगा। देखिए, अगर किसी कंपनी में प्रोडक्शन इंक्रीज करना है शॉर्ट रन के लिए, और वो कंपनी क्या कर रही है, सिर्फ एक मैन पावर को, लेबर को इंक्रीज कर रही है, तो वहां पे उस कंपनी को क्या प्रोडक्शन में देखने को मिल सकता है कि जब वो सिर्फ मैन पावर को बढ़ाती है, लेबर को बढ़ाती है, तो शुरुआत में उसको जो आउटपुट में इंपैक्ट है वो बहुत ज्यादा दिखेगा। उसके बाद नॉर्मल इक्वल प्रोपोर्शन, जितना लेबर बढ़ाएंगे उतना ही आउटपुट में इंपैक्ट दिखेगा। लेकिन वो सिर्फ लेबर बढ़ाते जाएंगे तो फिर एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा कि उसके बाद जो रेशियो से, जिस रेशियो से आउटपुट आना चाहिए वो नहीं आएगा। तो यहां पे इसके एजम्पशंस हैं। एजम्पशन डिस्कस करने से पहले ना एक एग्जांपल समझिएगा। देखिए, मान लीजिए कोई एक कंपनी है जहां 5 एम्प्लॉय लगे हुए हैं और 50 यूनिट्स का आउटपुट क्रिएट कर रहे हैं। अब 5 से अगर 6 एम्प्लॉय लगा दिए आपने, तो हो सकता है 50 से कुछ आउटपुट बढ़ गया, हो सकता है 52 का हो गया। आपने 7 लगा दी, हो सकता है 53 का हो गया। लेकिन आप ये देखिए, 6 जैसे ही आपने एक एडिशनल 5 से 6 पे करा था, 2 का आउटपुट बढ़ा, और 6 से 7 पे करा तो 1 का आउटपुट बढ़ा। तो उसी चीज को हमें यहां समझना है कि पहले आप स्टार्टिंग में जब मैन पावर बढ़ाते हैं तो बहुत ज्यादा प्रपोर्शन में आपको बेनिफिट हो सकता है, लेकिन एक टाइम के बाद वो जो प्रपोर्शन है वो कांस्टेंट हो सकता है। लेकिन आप ऐसे ही सिर्फ एक फैक्टर को बढ़ाते जाएंगे तो आपका जो आउटपुट है वो, उसका रेशियो कम भी हो सकता है और बहुत कम भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो इसी के हम आगे देखेंगे भी, लेकिन पहले हम एजम्पशन डिस्कस करते हैं। एजम्पशन से मतलब है कि ये लॉ कब एप्लीकेबल होता है। देखिए, इसमें लिखा हुआ ओनली वन फैक्टर इज वेरिएबल व्हाइल अदर आर हेल्ड कांस्टेंट। ये लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न कब एप्लीकेबल होगा, जब एक फैक्टर वेरिएबल होगा और बाकी के फैक्टर्स को आप कांस्टेंट कर दोगे। सेकंड है, ऑल यूनिट्स ऑफ द वेरिएबल फैक्टर आर होमोजीनियस। आप जितने भी लेबर बढ़ा रहे हो वो सारे नियर बाई एक जैसे हों। ऐसा ना हो कि आपने जो स्टार्टिंग में 3 लेबर बढ़ाए थे, उसके बाद जो आउटपुट आया उसके बाद आपने चौथा बहुत ज्यादा स्किल्ड बढ़ा दिया, तो फिर ये लॉ काम नहीं करेगा। फिर लिखा हुआ देयर इज नो चेंज इन टेक्नोलॉजी। आप जिस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हो उसी टेक्नोलॉजी पे आप ये चेक करोगे जब लेबर बढ़ाओगे। ऐसा नहीं है कि टेक्नोलॉजी पहले जितने एम्प्लॉयज काम कर रहे थे जब अलग थी और जब एम्प्लॉय बढ़ाए तो टेक्नोलॉजी आपने चेंज कर दी। नहीं, अगर इस लॉ की एप्लीकेबिलिटी देखनी है तो सेम टेक्नोलॉजी पे देखना है जितने पे पहले काम कर रहे थे, और उसी टेक्नोलॉजी पे जब आप बढ़ा रहे हो तब उसी पे चेक करना है। इट एज्यूम्स अ शॉर्ट रन सिचुएशन। ये जो सिचुएशन है प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट की, ये शॉर्ट रन सिचुएशन है, ये लॉन्ग रन की सिचुएशन नहीं है। उसके बाद 3 स्टेजेस आती हैं इसकी। 3 स्टेजेस में ना आप पहला वाला एक वो देखिएगा, यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर। जैसे लेबर है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मान लीजिए कोई भी कंपनी कुछ प्रोडक्शन कर रही है और एक एक करके ये बढ़ाती जा रही है अपनी लेबर को। अब लेबर को बढ़ाने के बाद यहाँ पर कुछ टोटल प्रोडक्शन है, वो क्या है, वो है ये एक एज्यूम्ड फिगर है, 3 7 12 16 19 21 22 22 21। तो पहले एक चीज गौर करिएगा आप, इसमें 3 स्टेजेस में इसको डिवाइड किया हुआ है। देखिए, जब लेबर बढ़ती गई तो आउटपुट बढ़ता जा रहा है, लेकिन फर्स्ट स्टेज के बाद आप देखिएगा यहाँ 3 से 7 आउटपुट बढ़ रहा है, 7 से 12 बढ़ रहा है, 12 से 16 बढ़ रहा है, लेकिन 16 से 19, 19 से 21, 21 से 22, 22 से 20। तो बढ़ा तो यहाँ पे भी, लेकिन यहाँ बढ़ना, यहाँ बंद हो गया, यहाँ सेम फिगर आ गई और यहाँ कम होना स्टार्ट हो गया। अब मार्जिनल समझिएगा, 3 से 7 4, मतलब एक जब प्रोडक्शन बढ़ रहा है
तो मार्जिनल कितने का, 4 का, 7 से 12 पे 5 का, और 12 से 16 पे 4 का, 16 से 19 पे 3 का। तो ऐसे ही ये फिगर आ जाएगी आपकी। और एवरेज की बात करें तो 3 डिवाइडेड बाई 1 3, 7 डिवाइडेड बाई 2 3.5, और 12 डिवाइडेड बाई 3 4। ऐसे ही आप टीपी अपॉन यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर देखोगे तो आपकी एवरेज प्रोडक्शन आ जाएगा। या फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज। पहले आप इस टेबल से ही समझिएगा कि अगर आप सिर्फ लेबर बढ़ाते जा रहे हो तो आपको एक लेवल तक, यहां पे देखो टोटल प्रोडक्शन में आपको लगेगा कि आपको यहां तक फायदा हो रहा है, तो आप लेबर बढ़ाते जा रहे हो यहां तक। लेकिन लॉ को समझने वाली बात यह है कि आप एवरेज प्रोडक्शन देखिएगा कि एवरेज प्रोडक्शन यहां 3 था, 3.5 बढ़ा, यहां अच्छा बढ़ा, यहां सेम रह गया, यहां सेम रह गया एवरेज प्रोडक्शन, और यहां बढ़ा 4 से क्या हो गया, यहां से कम हो गया, यहां बढ़ा, यहां से कम हो गया एवरेज प्रोडक्शन। देखिए जब आप किसी भी एक प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं तो आपको एवरेज प्रोडक्शन को आप इग्नोर नहीं कर सकते। और यहां 4 से 3.8 हो गया, 3.8 से 3.5 हो गया, 3.1 हो गया, 2.7 हो गया, तो एवरेज प्रोडक्शन यहां कम हो गया है, जो कि बहुत ज्यादा अच्छी चीज नहीं है। जबकि टोटल प्रोडक्शन आपको इंक्रीज दिखा रहा है यहां तक, जो कि आपको देखने के लिए ठीक लग सकती है। और यहां पे मार्जिन प्रोडक्शन आपको बाद में कम होता जा रहा है, और जब एक स्टेज क्रॉस हो रही है तो मार्जिन प्रोडक्शन नेगेटिव में, टोटल प्रोडक्शन आपका और कम होता जा रहा है, और उसके बाद एवरेज प्रोडक्शन और कम होता जा रहा है। तो पहले तो टेबल से समझिए, तो टेबल से आपको जो एक थोड़ी सी प्रॉफिटेबल सिचुएशन या एक अच्छा प्रोडक्शन जो हो रहा है वो फर्स्ट स्टेज तक नजर आ रहा है। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है 3 स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन को। अब इसको थोड़ा सा ग्राफ से समझते हुए डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पे ग्राफ है और यहाँ पे ये टेबल है। तो ये जो आप पहला देख रहे हो यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर 1 2 3 4 5 से 9, अमाउंट ऑफ वेरिएबल फैक्टर, यहाँ पे ये फिगर यहाँ पे आएगी। उसके बाद जो बात करेंगे टोटल प्रोडक्शन वाली, वो यहाँ पे, यहाँ से हम कंसिडर करेंगे। अब यहाँ से ना हम देखते हैं वन बाई वन। यहाँ आउटपुट वाली बात है, यहाँ आउटपुट वाली बात है, और यहाँ अमाउंट ऑफ वेरिएबल फैक्टर है। अब इन तीनों स्टेजेस को देखेंगे हम, टोटल प्रोडक्शन को और एवरेज प्रोडक्शन को और मार्जिनल प्रोडक्शन को। तो यहाँ आउटपुट है और यहाँ यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर है। तो ये जो टोटल प्रोडक्शन वाली फिगर है, ये क्या दिखा रही है, टोटल प्रोडक्शन की कैसे स्टेज फर्स्ट तक क्या होता जा रहा है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, यहां आउटपुट किस हिसाब से बढ़ता जा रहा है। लेकिन स्टेज फर्स्ट तक, स्टेज फर्स्ट के बाद बढ़ तो स्टेज 2 पे भी रहा है, लेकिन 2 पे बढ़ने के बाद में क्या हो रहा है, स्टेबल हो रहा है, और बाद में कम होता जा रहा है। तो बाद में टोटल प्रोडक्शन क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। अब हम बात करें उसकी एवरेज प्रोडक्शन की, तो एवरेज प्रोडक्शन देखिए यहीं पे आके रुक सा गया है और फिर यहां से कम होता जा रहा है। तो एवरेज प्रोडक्शन फिर थर्ड स्टेज में तो और ही कम हो गया। तो एवरेज प्रोडक्शन देखिए यहां से इंक्रीज हुआ, थोड़ा सा इंक्रीज हुआ, और फिर इंक्रीज होने के बाद यहीं पे क्या हो गया, 4 मतलब बिल्कुल रुक गया। और रुकने के बाद फर्स्ट स्टेज के बाद सेकंड स्टेज से क्या होने लग गया, सेकंड स्टेज से कम होने लग गया एवरेज प्रोडक्शन। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं मार्जिनल की। अब मार्जिनल देखिए नेगेटिव तक जा रहा है। तो मार्जिनल प्रोडक्शन की बात करें तो मार्जिनल बढ़ा, शुरुआत में बढ़ा, लेकिन बढ़ने के साथ ही फर्स्ट स्टेज में ही रुक गया। देखो 3 4 5 यहां तक बढ़ा और बढ़ने के साथ ही फर्स्ट स्टेज में ही कम हो गया। तो फर्स्ट स्टेज में ही, ये फर्स्ट स्टेज है, और फर्स्ट स्टेज में कम होना स्टार्ट हो गया, और सेकंड स्टेज में भी कम हुआ, और थर्ड स्टेज में तो वो नेगेटिव में चला गया। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो प्रोडक्शन है, अगर आप उसमें एक ही यूनिट को चेंज करते जाओगे, लेबर को चेंज करते जाओगे, तो उसका इंपैक्ट किस तरीके से रियल में हो सकता है। ठीक है, अब इसके हम बात करते हैं 3 स्टेजेस ऑफ लॉ की, जो अभी हमने यहां पे आपको डिफाइन करी है ना, इसको थोड़ा सा डिटेल में यहां पे लिखा हुआ है, तो उसी को बहुत ब्रीफ में ही मैं आपको बता देता हूं कि फर्स्ट स्टेज क्या थी, जहां पे हम ये आउटपुट देख रहे थे कि किस हिसाब से हमें बेनिफिशियल सिचुएशन हो रही है, किस हिसाब से हम एक ही जो फैक्टर है, लेबर है, उसको बढ़ाते जाते हैं, तो किस हिसाब से हमें आउटपुट मिल सकता है। सेकंड स्टेज कह रही है डिमिनिशिंग रिटर्न, कि आउटपुट तो बढ़ रहा है। सेकंड स्टेज का मतलब क्या है कि आउटपुट तो बढ़ रहा है, लेकिन डिमिनिशिंग रिटर्न है, कि वहां पे जो रेशियो है वो कंपैरेटिवली कम है। आप आउटपुट ये मत सोचो कि आपके लेबर बढ़ा दिए तो आपको आउटपुट बहुत ज्यादा मिल रहा है। सेकंड स्टेज कैसे है, डिमिनिशिंग रिटर्न है। थर्ड स्टेज की बात करें तो नेगेटिव रिटर्न है। नेगेटिव रिटर्न कैसे, कि आपने ये सोच रहे हो कि आप लेबर बढ़ाते जाओगे फायदा होगा, नहीं, नेगेटिव रिटर्न है। आपको आउटपुट बढ़ने की बजाय नेगेटिव होने लग जाएगा। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल के तौर पर नेगेटिव रिटर्न को समझिए कि जहां 5 एम्प्लॉय काम कर रहे थे, वहां आपने 12 एम्प्लॉय लगा दिए, तो वहां पे चीजें सॉल्व होने की बजाय और हौच-पौच हो गया, तो प्रोडक्शन बढ़ने की बजाय क्या होने लग गया, कम होने लग गया। तो ये थर्ड स्टेज है नेगेटिव रिटर्न की। ठीक है, अब इसके कॉजेस क्या हो सकते हैं इस ऑपरेशन के, ऑपरेशन ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के। तो पहला है इंडिविजिबिलिटी ऑफ फैक्टर। देखिए मतलब समझिएगा, इंडिविजिबल, डिविजिबल का मतलब होता है अलग अलग होना, और इंडिविजिबिलिटी का मतलब होता है अलग अलग ना होना। इंडिविजिबिलिटी ऑफ फैक्टर से क्या मतलब है कि यहां पे आप सिर्फ लेबर बढ़ा रहे थे,
ठीक है, मैं इसको रीड आउट नहीं कर रहा हूं, मैं इसका जो मीन है वो आपको समझा रहा हूं, मीनिंग। तो वहां पे आप सिर्फ लेबर बढ़ा रहे थे, और लेबर बढ़ाने के बिहाफ पे ही आप आउटपुट पर इंपैक्ट चेक कर रहे थे कि आउटपुट हमारा कितना बढ़ सकता है। लेकिन इंडिविजुअलिटी से मतलब है कि भाई लेबर भी कहीं ना कहीं मशीन के साथ कनेक्टेड है, मशीन भी कहीं ना कहीं मटेरियल के साथ कनेक्टेड है, और मटेरियल भी लेबर के साथ कनेक्टेड है। मतलब ये जितनी भी प्रोडक्शन के कॉन्सेप्ट होते हैं ये कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ इंडिविजिबल हैं। तो अगर आप एक ही फैक्टर को बढ़ाते जाएंगे तो आपको एक लेवल तक आउटपुट बढ़ता हुआ मिलेगा, लेकिन एक लेवल को ही बढ़ाते जाएंगे आप, मैन पावर को बढ़ाते जाएंगे, तो हो सकता है आगे जाके आपको वो प्रोडक्शन में इंक्रीमेंट न देखने को मिले। ठीक है, सेकंड पॉइंट है डिवीजन ऑफ लेबर और स्पेशलाइजेशन। डिवीजन ऑफ लेबर का क्या मतलब है कि जिस स्पेशलाइजेशन के लोग काम कर रहे थे उसी स्पेशलाइजेशन के लोगों को आप बढ़ाओगे तो आपको आउटपुट बढ़ता हुआ मिलेगा, अच्छी प्रोडक्टिविटी मिलेगी, लेकिन एक टाइम बीइंग तक और एक लिमिट तक। उसके बाद अगर आप स्किल्ड लेबर ही बढ़ाओगे तो हो सकता है आपको आउटपुट में कोई भी इंपैक्ट देखने को न मिले। उसके बाद इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट का पता है क्या मतलब है? परफेक्ट सब्स्टिट्यूट का मतलब है एक दूसरे की जगह पे कोई परफेक्ट आप कोई भी चेंज करके यूज कर सकते हो, लेकिन इम्परफेक्ट का मतलब है, देखिए आप यहां पे बात कर रहे थे सिर्फ लेबर बढ़ाने की, और आप न तो रॉ मटेरियल और न आपका मशीनरी इंक्रीज नहीं कर रहे थे। तो यहां इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट से मतलब है कि आप एक ही फैक्टर को बढ़ाते जाओगे तो वो रॉ मटेरियल का सब्स्टिट्यूट थोड़ी है, वो कोई मशीनरी का सब्स्टिट्यूट थोड़ी है। तो आप ये सोचो कि खाली मैन पावर बढ़ाने से ही हमारा प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, तो थोड़ा बहुत इंपैक्ट आपको देखने को मिल सकता है, बहुत ज्यादा इंपैक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि मैन पावर मशीनरी का सब्स्टिट्यूट नहीं है, मैन पावर रॉ मटेरियल का सब्स्टिट्यूट नहीं है, मैन पावर हर एक चीज का सब्स्टिट्यूट नहीं है, ये इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है, असिस्ट कर सकता है, हेल्प कर सकता है। उसके बाद है चेंज इन रेशियो फैक्टर। चेंज इन रेशियो फैक्टर का क्या मतलब है? देखिए जब कोई भी प्रोडक्शन एक्टिविटी होती है तो रॉ मटेरियल का अपना एक रेशियो होता है, मैन पावर का अपना एक रेशियो होता है, मशीनरी का अपना एक रेशियो होता है, और सब रेशियो के बिहाफ पे एक कॉम्बिनेशन सेट होता है जिसके बिहाफ पे कोई भी प्रोडक्शन एक्टिविटी होती है। और आप जब एक सिर्फ लेबर को ही, सिर्फ मैन पावर को ही बढ़ाते जाते हो तो फिर वो जो रेशियो फैक्टर है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो जब डिस्टर्ब आप हो जाएगा तो फिर आपको उसका आउटपुट में इंपैक्ट कम देखने को मिलेगा, जो डिमिनिशिंग वाली बात आ जाती है। ठीक है, तो इट इज ऑल अबाउट दैट टर्म। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।